जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम प्रैक्टिस के बारे में। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान का सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें SST की NCERT के 6 to 8 से प्रश्न हमने लिए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सीटेट एग्जाम की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्राणी शास्त्रीय आधार है। तो देख लिए, प्राणी शास्त्रीय आधार की बात हो रही है, तो स्वास्थ्य है, स्नायु मंडल है, बुद्धि या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर सीटेट का जो हमारा एग्जाम प्रैक्टिस हम करा रहे हैं उसका आज हम पहले प्रश्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न MCQ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से हैं, PYQ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम बहुत ही स्पीड तरीके से करेंगे और आपकी सीटेट आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा, स्वास्थ्य, स्नायुमंडल, बुद्धि, ये तीनों ही क्या है, प्राणी शास्त्रीय आधार होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं, प्राणी शास्त्रीय आधार होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्व होता है। देखिए, जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसके जो निर्माण में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्व होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑलपोर्ट, यंग, डीवर या फिर प्रिंस। देखिए, यहाँ पर जो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्व बताता है वो बताता है ऑलपोर्ट। क्या बताता है, ऑलपोर्ट। ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑलपोर्ट। यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्व इसमें होता है ऑलपोर्ट में। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूह का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। ये कथन किस विद्वान ने दिया है, ये कथन किस विद्वान का है। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा मीन का, ऑप्शन बी है के डेविस का, या फिर ऑप्शन सी है सदरलैंड तथा वुडवर्थ का, या फिर ऑप्शन डी है फेयरचाइल्ड का। तो देखिए, यहाँ पर किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूह का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। ये ऑप्शन बात कही है किसने, सदरलैंड और वुडवर्थ दोनों ने कही है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, सदरलैंड एंड वुडवर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में दिया है कि परिवार, पास पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। देखिए, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। तो देखिए, मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए, जब परिवार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, परिवार की जहाँ पर बात हो गई, पास पड़ोस की जहाँ पर बात हो गई, मित्रों की जहाँ पर बात हो गई, तो देखिए वहाँ हम हमेशा देखिए प्राथमिक ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्राथमिक ही लगाएंगे। क्योंकि परिवार और पास पड़ोस और मित्रों के बाद से क्या हो जाता है, जब हम स्कूल बच्चा जाता है, समाज में बच्चा जाता है, तो वो द्वितीयक स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीयक स्रोत कहलाता है। इसलिए हमारा परिवार जहाँ पर भी आ जाए, पास पड़ोस आ जाए या फिर मित्र उसके आ जाए, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत ही उसका होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला 5 नंबर प्रश्न हमारा है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या लक्ष्य को पाने के लिए होड़ या प्रयत्न करते हैं। देखिए, होड़ का मतलब होता है बराबरी करना। क्या होता है, बराबरी। होड़ का मतलब क्या होता है, बराबरी से होता है। क्या होता है, बराबरी करना। या 2 से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या लक्ष्य को पाने के लिए क्या करते हैं, होड़ या प्रयत्न करते हैं, यानी बराबरी करते हैं, उसका प्रयास करते हैं पाने का। तो उसे क्या कहते हैं, देखिए, उसको संघर्ष कहते हैं, उसको प्रतियोगिता कहते हैं, या फिर सहयोग कहते हैं, या फिर कहते हैं व्यवस्थापन। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होएगा, जब बराबरी की बात होगी तो उसको क्या कहेंगे, प्रतियोगिता कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतियोगिता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रतियोगिता। अगला प्रश्न देखिए, सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे हमारे आगे आने वाले भी सभी वीडियोज़ आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, संघर्ष एक प्रक्रिया है। क्या है, संघर्ष एक क्या है, प्रक्रिया है, अचेतन है,
चेतन है या फिर पूर्ण चेतन है या फिर अर्ध चेतन है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा होगा, संघर्ष के बारे में बात की हुई तो चेतन क्या हो जाएगा, चेतन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चेतन। क्या हो जाएगा, चेतन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। देखिए, प्रतिस्पर्धा जन्म देती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होगा क्या हो जाएगा, कंपटीशन। क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कंपटीशन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कंपटीशन बोलेंगे। तो देखिए प्रतिस्पर्धा जन्म देती है, किसको जन्म देती है, देखिए सामाजिक संगठन को, सामाजिक गतिशीलता को, समाजीकरण को या फिर सामाजिक नियंत्रण को। तो देखिए प्रतिस्पर्धा जो जन्म देती है वो देती है सामाजिक गतिशीलता को। किसको, सामाजिक गतिशीलता को, क्योंकि जब व्यक्ति सामाजिक गतिशीलता करेगा, एक दूसरे के साथ रहकर प्रयास करेगा, बातचीत करेगा, तो उसको प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती, जन्म ले लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सामाजिक गतिशीलता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। देखिए सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात हो रही है, तो वो क्या नहीं है। देखिए सहयोग, सहयोग तो क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, सहयोगी है। समायोजन, देखिए समायोजन का मतलब होता है मिलकर काम करना, कोई योजना बनाना, मिलकर योजना बनाना, उसको समायोजन कहते हैं। तो वो क्या हो, सहयोग से काम करती है। अब देखिए प्रतिस्पर्धा, साथमीकरण, तो देखिए साथमीकरण भी साथ मिलकर कार्य किया जाता है इसमें। लेकिन जो हमारी प्रतिस्पर्धा होती है वो एक दूसरे को क्या है, हराने के लिए होती है। क्या होती है, एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए होती है, एक दूसरे से जीतने के लिए होती है, तो वो होती है प्रतिस्पर्धा। तो देखिए यही ऑप्शन हमारा नेगेटिव है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव आंसर यहाँ पर पूछा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विघटनात्मक नहीं है। देखिए नेगेटिव आंसर यहाँ भी पूछा है कि विघटनात्मक क्या है, नहीं है, कौन सी प्रक्रिया इसमें। तो संघर्ष, प्रतियोगिता, व्यवस्थापन या फिर प्रतिकूलन। तो देखिए संघर्ष क्या है, विघटनात्मक है, प्रतियोगिता भी है, प्रतिकूलन भी है, लेकिन व्यवस्थापन क्या है, हमारा नेगेटिव आंसर है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि विघटनात्मक ये नहीं है, व्यवस्थापन। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न हमारा बोलता है कि व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है। तो देखिए किन परिस्थितियों में व्यक्ति जानबूझकर हमारा अपना सामंजस्य दिखाता है। तो साथमीकरण में, समायोजन में, प्रतिस्पर्धा में या फिर संघर्ष में। तो देखिए साथमीकरण जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, वो बिल्कुल राइट आंसर है। वो व्यक्ति जिसमें जानबूझकर की सामंजस्य अपना स्थापित करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए कौन सा पर्वत शिखर जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है। देखिए डोडा बेट्टा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, मुकुर्ती। तो देखिए पूर्वी घाट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पूर्वी घाट की बात हो रही है। तो हमारे ये डोडा बेट्टा, अनाईमुडी और मुकुर्ती ये क्या होते हैं, हमारे पश्चिमी घाट के होते हैं। लेकिन हमारा जो पूर्वी घाट का होता है वो है महेंद्रगिरी। क्या हो जाता है, महेंद्रगिरी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। देखिए 12 नंबर प्रश्न पढ़िए और समझिए। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम यानी मन की बात से संबंधित है। देखिए जो रेडियो कार्यक्रम मन की बात जो हुआ था, मन की बात जो रेडियो कार्यक्रम आता था उससे संबंधित कौन है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, देखिए नरेंद्र मोदी हैं, नावेद हैं, रामनाथ कोविंद है, मलिष्का हैं। तो देखिए यहाँ पर मन की बात जो संबंधित रेडियो कार्यक्रम है वो किसने चलाया है, उसके संबंधित कौन है। तो देखिए वो है नरेंद्र मोदी। कौन है, हमारे जो माननीय अभी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो रेडियो कार्यक्रम से मन की बात से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया है रामनाथ कोविंद। तो हमारे ये वर्तमान के क्या हैं, राष्ट्रपति। अब थे पूर्व राष्ट्रपति, क्या थे, ये पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन वर्तमान में हमारी क्या है, द्रौपदी मुर्मू क्या है, हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ये रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर रह चुके हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए गौड़िया नृत्य। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौड़िया नृत्य का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नृत्य वाले प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए गौड़िया नृत्य जो है वो पश्चिमी भाग का, दक्षिणी, उत्तरी या फिर पूर्वी। तो देखिए हमारा जो गौड़िया नृत्य जो है वो पूर्वी भाग का क्या है, शास्त्रीय एक नृत्य है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, पूर्वी भाग का। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य के
पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी। कहाँ पर थी? देखिए मौर्य साम्राज्य की जो पूर्वी भारतीय प्रांत में जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो देखिए स्वर्णगिरी में, तक्षशिला, तोसली, उज्जैन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा जो मौर्य साम्राज्य की जो पूर्वी भारतीय प्रांत की जो राजधानी थी वो थी तोसली। क्या थी? तोसली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा तोसली। क्या हो जाएगा? तोसली राजधानी थी। कहाँ पर थी? पूर्वी भारतीय प्रांत में। पूर्वी भारतीय प्रांत में जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो थी तोसली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए हमारी जो गदर पार्टी जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, या फिर लाला हरदयाल के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल के द्वारा ये चलाई गई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थंकर थे। देखिए पार्श्वनाथ जी यहाँ पर पूछा था 10वें थे, 23वें, 24वें या फिर प्रथम। तो हमारे जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से थे? कौन से थे हमारे? कौन से तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ? आप सभी को पता होगा तो कमेंट में जवाब दें। देखिए पार्श्वनाथ हमारे जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे। 10वें भी नहीं थे, 24वें नहीं थे, प्रथम भी नहीं थे, तो कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 23वें। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो देखिए हल्दिया, तूतीकोरिन, पारादीप या फिर कांडला। तो देखिए यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट की बात हो रही है। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, तो वो कौन सा है? वो है कांडला। कौन सा है? कांडला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कांडला। क्या हो जाएगा? कांडला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है कांडला हमारा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखिए। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? देखिए हमारी जो कौन सी लगान व्यवस्था है जो मुनरो प्रणाली कहलाती है, तो वो रैयतबाड़ी, महालबाड़ी, जमींदारी या फिर इजारेदारी। तो यहाँ पर हमारा राइट जहाँ पर भी मुनरो की बात हो जाए, मुनरो प्रणाली की जहाँ पर भी बात हो जाए, तो वहाँ पर हम क्या मारेंगे वहाँ पर? रैयतबाड़ी। क्या मारेंगे? रैयतबाड़ी। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर होएगा रैयतबाड़ी। जहाँ पर लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली की बात हो जाए वहाँ रैयतबाड़ी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जो B.R. अम्बेडकर हमारे थे जिन्होंने हमारा संविधान लिखकर तैयार किया था, प्रारूप समिति बनाई थी, तो उसका जो भारत रत्न मिला था उनके लिए, तो वो कब मिला था? देखिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिला था। कब मिला था? 1949 में, 1909 में या फिर 1990 में, 1845 में। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो हमारी उनकी मृत्यु जो हुई वो परिनिर्माण दिवस की हुआ था। क्या बोलते हैं? परिनिर्माण दिवस जो हुआ था वो कब हुआ था? सन 1956 में। कब हुआ था? सन 1956 में उनका परिनिर्माण दिवस हुआ था। लेकिन उनके मरणोपरांत, कब? मरणोपरांत, मरने के बाद का, परिनिर्माण के बाद, उसके बाद उनको बाबा साहब को क्या मिला था? 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 1990, 1990 को। देखिए यहाँ पर लोग बहुत सारे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि 1956 में परिनिर्माण दिवस हो गया था, तो सब सोचते हैं कि बाबा साहब के लिए 1956 से पहले ही भारत रत्न मिला होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उनके मरणोपरांत यानी परिनिर्माण हो जाने के बाद ही 1990 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। तो देखिए ये रहे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट 20% जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे होंगे एनसीईआरटी के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो आप सभी के लिए समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप सभी लोगों तक पहुँच सके। गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।